हमारा जो प्रोडक्शन है वो लगभग 1000 टन का हमारा प्रोडक्शन है वर्मी कंपोस्ट का। शुरुआत में लोगों ने ये कह के मजाक उड़ाया कि पीएचडी करने के बाद में एक डॉक्टर गोबर को हाथ लगा रहा है, गोबर के साथ खेल रहा है। 17 बेड के जो जर्नी थी आज 2800 बेड में मेरी यूनिट काम कर रही है, जो मैं कह सकता हूँ बिल्कुल फ्री होके कि देश की सबसे बड़ी वर्मी कंपोस्ट यूनिट थी। और ये अपने फर्श की विधि है, इसको हम बोलते हैं सतह विधि। जो सीमेंट की टंकी बनती है, एक टंकी बनने में 5000 का खर्चा आता है। 5000 जो लगी, 5000 की पन्नी में हम 50 बेड बना सकते हैं। पिछले 4 साल के अंदर जब हमने यूनिट स्टार्ट की है, तब से अभी तक हमारे फार्म पर 1,10,000 किसान, युवा और कृषि छात्र आकर ट्रेनिंग लेकर अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट कर चुके हैं। उसमें 5 महीने खाद बनने में लगते हैं, उसमें 60 से 70 दिन में खाद तैयार हो जाता है। अच्छा। इसलिए ये मेथड सबसे बेस्ट है। लोग तो 50 किलो डलाएंगे तो भी कम है, 100 किलो डलवाएंगे तो भी कम है। तो किलो होना इंपॉर्टेंट नहीं है, किलो के अंदर केंचुए कितने, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। कि वो सबसे मेन चीज वो होती है केंचुए की। जिस किसान के पास 1 बेड हो, 2 बेड हो, 5 बेड हो, वो नलकी हो, जो अपनी टोटी होती है नलकी से वो डेली पानी दे सकता है। लेकिन जिसकी कॉमर्शियल यूनिट है, बड़ी यूनिट है, उसमें आप ये जैसे माइक्रो स्प्रिंकलर चल रहे हैं, ये फव्वारे चल रहे हैं, ये फव्वारे लगाए, उसके अंदर हमें इसमें नमी मेंटेन करना है। और नमी खेल है, यदि आपने नमी मेंटेन नहीं किया तो चाहे आप 100 किलो केंचुए डाल दो, आपको लास्ट में एक भी नहीं बचने वाला है। कि हमारा 40 क्विंटल से 20 क्विंटल खाद बनती है, बिल्कुल जीरो बात। अच्छा, वो सिर्फ हवा में बातें होती है। किसान भाइयों, आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं खड़ा हूँ भारत की सबसे बड़ी वर्मी कंपोस्ट इकाई डॉक्टर ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट फार्म जयपुर में। इस फार्म में 2800 से भी ज्यादा वर्मी कंपोस्ट की बेड है। इसके साथ इस फार्म से हर साल 1000 टन से भी ज्यादा का वर्मी कंपोस्ट उत्पादन किया जाता है। इसके साथ इस फार्म के ओनर का कहना है कि वो पिछले 4 सालों में 1,10,000 से भी ज्यादा लोगों को वर्मी कंपोस्ट की ट्रेनिंग दे चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं उनके बारे में कि किस तरीके से वो इस फार्म को चला रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर, सबसे पहले तो आपका वेलकम है हमारे चैनल में। जैसे कि हमारे जो किसान भाई हैं वो आपको सोशल मीडिया के किसी न किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से वैसे तो जानते ही हैं, लेकिन एक बार मैं फिर चाहूँगा कि आप हमारे जो किसान भाई आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आप उन्हें अपना और अपने फार्म का परिचय कराइए। सभी किसान भाई और देशवासियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर श्रवण यादव है और डॉक्टर ऑर्गेनिक फार्म के नाम से हमारा यहाँ फार्म है वर्मी कंपोस्ट का। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा MSc एंड PhD दोनों ही जैविक खेती के अंदर हुई है। और पिछले 10 साल से भारत सरकार का एक प्रोजेक्ट है, ऑल इंडिया नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, उदयपुर महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय, उसके अंदर मैं कार्यरत हूँ जी। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि आपने PhD कर रखी है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, हमारे जो भी युवा है वो सब यही चाहते हैं कि हम कोई अपनी डिग्री करें, डिग्री के बाद में जॉब की तरफ जाएं और किसी न किसी शहर में जाकर अपनी लाइफ सेटल करके अपना जीवन का गुजारा करें। लेकिन आप PhD करने के बाद में आप गोबर के साथ में काम कर रहे हैं, ये लोगों के लिए काफ़ी नई चीज़ है। तो वो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा इसका बैकग्राउंड कि आप इसमें कैसे आए, आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ क्यों नहीं गए, वो थोड़ा सा आप हमें बताइए। देखो सर, गवर्नमेंट जॉब की तरफ सब जाना चाहते हैं और जाना भी चाहिए, लेकिन मैं भी इसके लिए काफ़ी प्रयास किया जी। और पिछले 10 साल के अंदर मैंने लगभग 23 इंटरव्यू दिए हैं। उसमें एग्रीकल्चर ऑफिसर है, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर है, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर है, ऐसे कई सारे एग्जाम, और इसके साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर। इनके 23 इंटरव्यू के अंदर मैं एग्जाम फाइट करने के बाद में इंटरव्यूज में असफल रहा। 2020 में जब कोरोना आया जी, मेरी PhD 2018 में हो गई थी। 2020 में जब मैं घर आया तो काफ़ी समय था मेरे पास, तो फिर मैंने ये सोचा क्यों नहीं जिस पढ़ाई को हमने पढ़ी है उस पढ़ाई को एक प्रैक्टिकल और घर पे एक मॉडल बना के सामने देश के युवा और किसानों के सामने पेश किया जाए। बस उसी का नतीजा था कि 17 बेड से एक छोटी सी वर्मी कंपोस्ट की यूनिट मैंने स्टार्ट की थी, क्योंकि मैं इसका एक्सपर्टाइज था, इसकी पढ़ाई की थी, 16 साल का अनुभव था जैविक खेती का, इसलिए यूनिट स्टार्ट की। और नौकरी के लिए लोग प्रयास करते हैं, लेकिन यदि खुद का काम भी हो नौकरी के साथ साथ, तो आपकी पहचान काम से ज्यादा होगी, नौकरी से कम होगी जी। तो सर, अब जैसे एक चीज़ मैं इसके साथ में ही और ये जोड़ना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि जैसे आप यहाँ गांव में खेतों के बीच में काम कर रहे हैं, ये लाइफ आपको किस तरीके की लगती है और शहरों वाली जो लाइफ है वो आपको किस तरीके की लगती है, वो थोड़ा सा। गाँव की लाइफ में राजा रहते हैं और यहाँ की लाइफ ऐसी सुकून भरी है कि अपनी यूनिट के मालिक हैं हम। और सुबह जब मैं यहाँ आता हूँ तो यहाँ चिड़िया, आप देख सकते हो उधर भी चिड़िया बैठी है, और चिड़ियाओं की चहचहाहट के साथ साथ जो यूनिट के नज़ारे होते हैं
और जो शुद्ध वातावरण होते हैं, हमारी मातृभूमि हमें स्वस्थ दिखाई देती है और हम तो काम ही ऐसा कर रहे हैं मातृभूमि को स्वस्थ करने का जी। तो सुबह तो मन बिल्कुल अच्छा होना ही है जी। तो सर अब जैसे अब इसके साथ मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी आपका जो फार्म है कितने एरिया में आप वर्मी कंपोस्ट की यूनिट आपने लगा रखी है, वो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। मैं सभी किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि 2020 में जो 17 बेड से यूनिट की स्टार्ट की जर्नी थी, उस जर्नी में मुझे कई सारी प्रॉब्लम्स भी आई थी। शुरुआत में लोगों ने ये कह के मजाक उड़ाया कि पीएचडी करने के बाद में एक डॉक्टर गोबर को हाथ लगा रहा है, गोबर के साथ खेल रहा है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि गोबर एक ऐसी चीज है जो रेडिएशन को रोकने की क्षमता रखती है। इसके अलावा चाहे आप दीवार बना दो, कुछ बना दो, तो गाय माता के गोबर में तो वो शक्ति है कि जब मैं इस फील्ड में आया लोगों ने मजाक उड़ाई, लेकिन मैं लगातार उसमें काम करता गया। तो आज जो आपने पूछा कि कितनी एरिया में फार्म है, 17 बेड के जो जर्नी थी, आज 2800 बेड में मेरी यूनिट काम कर रही है, जो मैं कह सकता हूँ बिल्कुल फ्री होके कि देश की सबसे बड़ी वर्मी कंपोस्ट की यूनिट है। तो यानी कि आज हम देश की सबसे बड़ी वर्मी कंपोस्ट यूनिट में आज का ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो सर अब जैसे थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहूँगा, जैसे हम कोई भी फार्मिंग करते हैं तो किसान एक अलग अलग फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आपने वर्मी कंपोस्ट के फील्ड में ही क्यों काम करना चाहा, इसमें क्यों आप आए? आपके पास काफ़ी सारे और भी ऑप्शन थे, तो वो भी थोड़ा सा आप विजय जी, इस फील्ड में आने का मतलब ये था कि इंसान को उस फील्ड में काम करना चाहिए जिसका वो एक्सपर्ट हो, जिसमें उसको ज्ञान हो। तो जो एमएससी पीएचडी जिसे ऑर्गेनिक फार्मिंग में की थी, तो मुझे ऑर्गेनिक फार्मिंग की बारीकियां पता है। वर्मी कंपोस्ट एक पार्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। ऐसे ही ऑर्गेनिक फार्मिंग में 100 के अबव ऐसे आदान है जिसका किसान यूज करके अपनी खेती में उत्पादन क्षमता बढ़ा सकता है। उसमें वर्मी कंपोस्ट भी एक है। लेकिन वर्मी कंपोस्ट को मैंने इसलिए चयन किया कि जितने भी आदान है जैविक खेती के, उसमें वर्मी कंपोस्ट द बेस्ट है, क्योंकि इसमें जो न्यूट्रिएंट्स है, जो केंचुआ गोबर को खाता है और केंचुआ गोबर को खाकर जो उसकी खाद की क्वालिटी बढ़ाता है, उसमें उसके कई बॉडी का लिक्विड भी रहता है, उसको वर्मी वास कहते हैं, बाद में बात करेंगे इसमें। तो वर्मी वास है और न्यूट्रिएंट्स है जिसके उपयोग करने से फसल का उत्पादन बढ़ता है और इसको किसान जानते हैं। तो जानने वाली चीज में काम करने का मजा अलग होता है। लोगों के साथ ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ती है, जल्दी से समझ जाएगा कि वर्मी कंपोस्ट क्या है। इसलिए मैंने वर्मी कंपोस्ट को चूज किया। तो सर जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया कि जब आपने इसकी शुरुआत की तो आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी इसमें आई, तो वर्मी कंपोस्ट में आपको अभी तक सबसे बड़ा चैलेंज क्या देखने को मिला है, वो थोड़ा सा हम। सबसे बड़ा चैलेंज एक पढ़े लिखे आदमी के सामने ये आता है कि खुद का काम करना, और वो भी एक ऐसी डिग्री जो देश की सबसे बड़ी डिग्री होती है पीएचडी। पीएचडी करने के बाद में, वो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से। मैं आपको एक बीच में शॉर्ट में इंट्रोडक्शन बताना चाहूंगा। मैंने आज तक मेरी पूरी पढ़ाई गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप से की है और अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से की है। महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय जो राजस्थान के 5 यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है, उसमें मैंने एमएससी किया है, उसमें पीएचडी किया है। और एक यूनिवर्सिटी है यूएस धारवाड़, उसके अंदर मैंने पीएचडी किया है। तो अच्छे इंस्टीट्यूट से करने के बाद में, जो डॉक्टर करने के बाद में जो घर पे आके काम करते हैं, वो भी गोबर का, वो मेरे लिए सबसे चैलेंज था। आसपास के समाज, रिलेटिव और गांव के लोगों ने ऐसे मजाक उड़ाया कि इसकी नौकरी नहीं लगी इसलिए गोबर का काम करने लग गया। लेकिन नौकरी क्यों नहीं लगी उसके पीछे मुझे भी कारण पता नहीं है कि 23 इंटरव्यू देने के बाद जब नहीं लगी तब ये गोबर का काम किया। और वो गोबर काम इसलिए किया क्योंकि आई एम द एक्सपर्ट। मैंने इसकी बारीकियां पढ़ी है 16 साल के अंदर, तो मुझे कोई जोर ही नहीं आया, इसलिए मैंने काम स्टार्ट किया। ओके। तो सर अब जैसे आप मेरे को एक चीज़ और बताइए कि अक्सर हमने देखा है लगभग जितने भी वर्मी कंपोस्ट की यूनिट होती है, सभी अपनी जो बेड बनाते हैं वो पक्का पूरा कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसमें अपना जो वर्मी कंपोस्ट की जो बेड है उसको बनाते, पूरा पक्का स्ट्रक्चर बनाने के बाद में ही वर्मी कंपोस्ट का काम चालू करते। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि आपने जो आपकी पूरी यूनिट है, पूरी ओपन यहाँ पर यूनिट है, तो आपने इसको ओपन यूनिट को क्यों सेलेक्ट किया, वो भी थोड़ा सा मैं इसके पीछे भी जानना चाहूँगा। विजय जी, बात ऐसी है कि जो काम देश हित और किसान हित में काम हो वो सबसे बेस्ट होता है। चलो ठीक है, किसान हित में तो करना ही चाहिए, लेकिन ऐसा काम करना चाहिए जो प्रैक्टिकली सबसे सही हो, सटीक हो। मैं अपन इसमें डिस्कशन करेंगे। मुझे भारत सरकार से एक अवार्ड मिला, इनोवेटिव फार्मर अवार्ड, IRI, जो अपने देश की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर संस्था है, उसके द्वारा सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब ने दिया था मुझे। और वो अवार्ड इसलिए दिया कि मैंने 5-7 विधियों पे काम किया कि कौन सी विधि वर्मी कंपोस्ट की किसान के लिए और वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए बेस्ट है।
उसमें बताता हूँ, एक सीमेंट की टंकी जी। जो जमीन के ऊपर होती है, 4 फीट चौड़ी, 12 फीट लंबी जी। और 1.5 फीट ऊंची। ओके। इसी प्रकार ये टंकी जमीन के अंदर खड्डा खोद के पक्की, ठीक है सीमेंटेड, एक पक्का फर्श और उसमें एक एक ईंट की पर्दी, जी। तो एक ईंट की पर्दी की वजह से बेड हो गई। जी। और एक आजकल एसडीबी बैग, जी। जो प्लास्टिक ग्रीन बेड आ रही है, जो मार्केट में अथाह बिक रही है, जी। उसका तो बिल्कुल बहिष्कार करना चाहूंगा। तो ऐसी 4 मेथड है। जी। और एक जो आप देख रहे हैं, जो फव्वारे चल रहे हैं, केंचुए आराम से एंजॉय कर रहे हैं, जी। एक ये सरफेस मेथड, इसको हम बोलते हैं सतह विधि। इसको बोलते हैं अपन विंड्रो मेथड, इसको बोलते हैं कबरनुमा मेथड, और ये अपने फर्श की विधि है। अब जो सीमेंट की टंकी बनती है, एक टंकी बनने में 5,000 का खर्च आता है। अच्छा। 250 ईंट लगती है, जी। एक ईंट का 6 रुपए खर्च आता है, तो 1250 रुपए तो वो होते हैं। एक आदमी आता है लेबर, एक कारीगर आता है, सीमेंट बजरी आती है, तो 5,000 की एक बेड बनती है। जी। और उसके अंदर यदि ऊपर आपने छाया नहीं की जी। है और बरसात में एक्स्ट्रा पानी आ गया है, तो सब केंचुए तैरेंगे जी। कि बचाइए हमें, जी। और सबके सब मर जाएंगे। लेकिन ये मेथड, और उसमें लेबर चलेगा कैसे? जी। 4 फीट चौड़ी है, तो उसके हाथ में नहीं जाएंगे उसके अंदर निकालना, और यदि इसके अंदर उतर के तो कैसे मर जाएंगे? जी। पानी भर जाएगा, एरेशन नहीं होगी, खर्चा ज्यादा आ रहा है। लेकिन यही सतह विधि 5,000 जो लगी, 5,000 की पन्नी में हम 100 बेड बना सकते हैं। अच्छा। क्योंकि 2,000 की जो पन्नी आती है ना, उसमें 20 बेड बनती है। ओके। तो 50 बेड बना सकते हैं हम 5,000 की पन्नी के अंदर। और इसमें देखो क्या अच्छा ही है, ये स्पेस है, आप उधर चले जाइए। जी। तो इस प्रकार से आप देखिए कि मैं 2 फीट इधर से काम करूंगा, जी। आप 2 फीट उधर से काम कर लोगे, तो लेबर आराम से चलेगा। पहली बात। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि इसमें यदि बारिश का एक्स्ट्रा पानी भी हो गया, जी। तो पानी रिस्क कहाँ जाएगा? साइड के अंदर। में। तो केंचुए द सेफ है। और हवा, उसमें दीवारों को जैसे हवा एरेशन नहीं होगी, जी। इसमें दीवार है ही नहीं, तो बिल्कुल अच्छी एरेशन होगी। ठीक। तो इस प्रकार से ये मेथड, और उसमें खाद पानी भरने की, मान लो लेबर पानी भी डाल रहा है, जी। तो उसको पता नहीं चला अंदर कीचड़ हो गया क्या, ओके। तो अंदर कीचड़ हो गया, उसने केंचुए एक्टिव कम होते हैं उसके जी। अंदर, उसमें 5 महीने खाद बनने में लगते हैं, उसमें 60 से 70 दिन में खाद तैयार हो जाता है। अच्छा। इसलिए ये मेथड सबसे बेस्ट है। ठीक है। अब सर, जैसे इसमें भी मैं एक चीज देख पा रहा हूँ, आपने यहाँ तो पूरा ओपन रख रखा है, लेकिन पीछे आपने कुछ एरिया में टीन शेड भी डाल रखे हैं, तो इन दोनों का जो कंपैरिजन है वो भी आप थोड़ा सा। मैं सभी किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि यदि आपके पास बजट है तो आप पक्का स्ट्रक्चर करें। बजट कम है तो यदि ऊपर आप टिन शेड नहीं लगाए तो जो ग्रीन नेट आती है, बांस की साथ सुअर लगा सकते हैं। यदि वो भी नहीं है तो आप ओपन में कर सकते हैं। जी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि पक्का जो ऊपर टिन शेड होता है या ग्रीन नेट होता है और ओपन होता है, उसमें केंचुए की ग्रोथ में थोड़ा बहुत फर्क होता है। लेकिन जब आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है, तो आप इस प्रकार से ये सरफेस मेथड जो ओपन में ये कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है, पेड़ को मॉइस्चर, जो नमी है ना, उसका मेंटेन रखना है। जैसे आप देख पा रहे हैं अभी फव्वारे चल रहे हैं, जी। तो उस टेंट शेड में हमें 2 दिन से पानी देना पड़ता है। अच्छा। सर्दियों के अंदर जी। 2 या 3 दिन से। ठीक है। यहाँ पे हम फव्वारे चला देते हैं सुबह सुबह सर्दियों के अंदर। ओके। और गर्मियों में वहां पे डेली पानी देना पड़ता है 1 बार। जी। और यहाँ गर्मियों में 1 दिन में 3 टाइम देते हैं, सुबह, दोपहर और शाम। तो नमी मेंटेन हो गई, जी। धूप ऊपर बोरी ढकी हुई है, जी। इससे आराम से सुरक्षित रहते हैं। ओके। अब हमारी जो मेन प्रोसेस आती है, अब मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी जो वर्मी कंपोस्ट बनाने की जो प्रोसेस है, वर्मी कंपोस्ट बनाने की प्रोसेस कैसे स्टार्ट होती है, और जो हार्वेस्टिंग तक के अपनी जो प्रोसेस होती है वो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। डिटेल से आप हमें समझाइए कि आप किस तरीके से वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, इसकी शुरुआत कैसे होती है वो। देखो हमारे देश के अन्नदाताओं, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए जो सबसे पहला कदम होता है वो होता है अपना गोबर। जी। गोबर गाय का हो, जी। देसी गाय का हो तो द बेस्ट है। यदि देसी गाय का नहीं है तो आपका भैंस का भी चलेगा, जी। और दूसरी जो गाय है उनका भी चलेगा। जी। लेकिन देसी गाय का गोबर के अंदर इस प्रकार से उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसको केंचुआ ज्यादा खाना पसंद करता है, जो हमारी गाय माता है उसका गोबर। ठीक है। गोबर का चयन करने के लिए आपको 1.5 महीने से पुराना गोबर नहीं लेना है। अच्छा। क्योंकि 1.5 महीने से पुराना जो गोबर होता है वो डिकम्पोज होना स्टार्ट होता है, उसको केंचुआ खाना कम पसंद करते हैं। ओके। जैसे कोई रोटी होती है, जी। आप रोटी, पुरानी रोटी अपन नहीं खाते हैं, जी। नई रोटी खाना पसंद करते हैं। उसी प्रकार से केंचुए के लिए गोबर फ्रेश चाहिए। अच्छा। तो 1.5 महीने का गोबर चाहिए।
ऐसा नहीं कि आज ही गोबर आया आज ही आप डाल दिया, वो भी नहीं चलेगा। जी। तो 1.5 महीने का आप एक जगह इकट्ठा कर लो जी। और फिर उसको आप 10 दिन ठंडा करना है। जी। गर्मियों के अंदर तो 20 दिन लगते हैं ठंडा करने में। अच्छा। सर्दियों में 10 दिन ठंडा करिए। ठीक है। ठंडा क्यों किया जाता है? उसमें मेथेन गैस होती है। अच्छा। मेथेन गैस बदबू मारती है जी। और टेम्परेचर बढ़ाती है। जी। ताजे गोबर में टेम्परेचर भी अधिक होता है, तापमान। कैसो यदि आप फ्रेश गोबर में बिना ठंडा के एक बेड बना दी, उसमें डाल दिए, आपका एक भी केंचो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो गोबर का चयन करते समय ये ध्यान रखना चाहिए, गोबर गीला होना चाहिए, भूरा होना चाहिए, 1.5 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए और गोबर काला नहीं होना चाहिए और सूखा नहीं होना चाहिए। मैंने 5 चीजें एक साथ बोल दी है। ठीक है। और गोबर का चयन करने के बाद में 1.5 महीने का आपको पता चल गया गोबर है, उसको लाके आप जहां भी आपको बेड बनानी है, जैसे या तो कोई घास हो, उसके ऊपर कुछ बिछाने की जरूरत नहीं है, सीधा डाल दो। यदि बालू मिट्टी है या कुछ मिट्टी है और आप चाहते हैं उसकी गोबर की मिट्टी नहीं लगे, तो आप जो ग्रीन नेट आती है वो बिछा दो। ठीक है। और उसके ऊपर गोबर डंप करवा दीजिए। ठीक है। गोबर डालने के बाद में उसको हमें पानी डालकर ठंडा करना है। और ध्यान ये रखना है, मैंने अभी जैसे आपको बताया, गर्मियों में 15 से 20 दिन और सर्दियों में 10 दिन पानी डालते रहना है डेली, और उसको पावड़े से उल्टा पुल्टी करते रहना है। ठीक है। तो पानी डालने से ठंडा होगा, उल्टा पुल्टी करने से गैस बाहर निकलेगी। तो 10 से 15 दिन बाद में जो गोबर की जो हीट है खत्म हो जाएगी और वो बेड बनाने लायक हो जाएगा। तो अभी सर जैसे आपने यहाँ पर गोबर का ढेर कर रखा है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें पास चल के दिखाइए कि आपने जो जैसे आपने बताया कि जो गोबर का सिलेक्शन है वो मेन है, तो आपने यहाँ पर जो गोबर डाल रखा है वो थोड़ा सा इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। देखिए, ये अभी लगभग 1 महीने पुराना गोबर है जी। आप देख पा रहे हो, ये बिल्कुल ब्राउन सा है जी, सेमी, मतलब हमें पता चल रहा है कि 1.5 महीने से पुराना नहीं है जी। ये ब्राउन कलर का आप देख पा रहे हो, है ना। इस गोबर को यहाँ डंप करने के बाद में नीचे ग्रीन नेट क्यों बिछाते हैं, इसका भी कारण है। साइंटिफिक कारण के साथ चलेंगे तो कभी यूनिट फेल नहीं होगी। उसका कारण है, अभी इसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है जी। अभी ये कच्चा गोबर है जी। जब ये डिकम्पोज वर्मी कंपोस्ट बनेगा तब इसमें न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे। तो अभी इसमें ग्रीन नेट बिछाई तो इसमें पानी डालेंगे डेली अपन जी। तो पानी के साथ ही इसकी जो गर्मी है वो जमीन में उतरेगी। ठीक है। यदि आपने प्लास्टिक की पन्नी बिछा दी तो पूरा लिक्विड हो जाएगा जी। ना तो नीचे गर्मी जा पाएगी और पूरा ये दलदल हो जाएगा। ग्रीन नेट बिछाने से क्या होगा, जो ऊपर पानी डाल रहे हैं उस हीट को जमीन के अंदर लेके जा रहा है। पहली बात तो ये हो गई, नीचे माटी भी नहीं लगी, तो हमारे दोनों पर्पस सोल्व हो गए। गोबर में माटी भी नहीं लगी और इसमें जो पानी डाल रहे हैं वो उसकी हीट जो उसमें जा रही है। एक्स्ट्रा पानी है जो बाहर निकल गया, उस पानी में न्यूट्रिएंट्स नहीं है जी। जब तक डिकम्पोज नहीं होगा तब तक उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है। डिकम्पोज होने के बाद उसमें न्यूट्रिएंट्स, यानी इससे जो अपना पानी बाहर निकलेगा उसमें अपना न्यूट्रिशन उसके अंदर जाने वाला नहीं है। उसमें तो हीट है। हीट है, मेथन गैस है, वो उसमें गुड़गुड़ा के जमीन के अंदर जा रही है। ठीक है। तो अब सर जैसे मेरे को गोबर के बारे में ये बताइए कि जब आप इतनी बड़ी आपकी यूनिट है तो इतना गोबर तो किसी का प्रोडक्शन होता नहीं है, तो आप गोबर का कलेक्शन कैसे करते हैं, यहाँ पर इतना गोबर आप कहाँ से लाते हैं, वो थोड़ा सा उसकी प्रोसेस के बारे में भी आप बताइए। देखो किसान भाइयों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप कॉमर्शियल बिजनेस के लिए यूनिट लगाएं तो सबसे पहले तो आप ऐसे स्थान का चयन करें जिसके आसपास कोई गौशाला हो, डेयरी फार्म हो और शहर के नज़दीक हो। तो मैं सर क्या करता हूँ, मेरे यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दूर 2 गौशाला है जिसके पास 500,000 गायों की कैपेसिटी है और देसी गिर गाय की नस्लें हैं। उनका गोबर मैं उनसे एमओयू कर रखा है, उनका गोबर मेरे यहीं आता है। इसके अलावा गोबर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है तो जयपुर में ऐसे 100 डेयरी फार्म, तबेले जिसको अपन बोलते हैं, जिससे 20 गाय 30 गाय होती है, तो उनके वहाँ पे मेरा पूरा गोबर वहाँ से आता है। मैं उनको पैसे देता हूँ। उन शहर के लिए गोबर एक वो है, प्रॉब्लम है कि उसको कहाँ डाले, लेकिन मैं उनको पैसे देके उस गोबर को यहाँ लेके आता हूँ। और जो ट्रॉली में तो महंगा पड़ेगा क्योंकि 50 किलोमीटर दूर जयपुर है, तो जो बड़े बड़े डंपर आते हैं ट्रॉली, जो बजरी वाले, उन डंपरों के अंदर बनवा देता हूँ। तो इसलिए वो डंपर का किराया और थोड़ा बहुत जो उनको कैसा लगता है वो मैं देख पूरा गोबर मेरे डंपर के डंपर यहाँ खाली होते हैं जी। तो अभी सर जैसे कि आपकी 2800 बेड यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं है सर, ऐसी अपनी 4 यूनिट है। यहाँ पर है, एक लालपुरा है, एक जो अपने उदयपुर है, उदयपुर में मैंने अभी 3 बीघा जमीन लीज पे ली है, वहाँ पे पूरा यूनिट स्टार्ट कर दिया, लगभग 400 बेड लगी है। और ये आप देख ही पा रहे हैं अपने पूरी बेड्स जो पूरे घर से वहाँ से स्टार्ट हो रही है। 2 लाइन ये आ रही है, 2 लाइन पूरी ये जा रही है, और अभी जैसे सरसों कटेगी उसके बाद में पूरा ये 10 बीघा का पूरा खेत है, इसके अंदर पूरी बेड्स लग जाएगी। ठीक है। तो अब जैसे आप इतना जो गोबर आप लाते हैं तो एक बार में आपको यहाँ पर कितना गोबर रिक्वायरमेंट होती है, वो थोड़ा सा आप मेरे को कैलकुलेशन बताइए। सर देखो,
ये जो 15 बेड है उसके लिए एक डंपर चाहिए होता है। अच्छा। तो इस प्रकार से जितनी बेड होती है उतनी इस प्रकार से डंपर हमारे डेली के आप एन एवरेज 3 ट्रॉली गोबर की मानो कि वो डेली के आती है हमारे। ओके। 3 से 4 ट्रॉली। ठीक है। अब जैसे गोबर की अगर हम कॉस्ट की बात करें तो एक एवरेज क्या कॉस्ट हमारे किसानों को पड़ती है, या फिर आपको किस कॉस्ट में मतलब गोबर मिलता है वो? देखिए मैं आपको बताऊं कि एरिया वाइज इसकी कॉस्ट अलग अलग होती है, कहीं सस्ता मिलता है कहीं महंगा मिलता है, अकॉर्डिंग टू जो एनिमल की पॉपुलेशन है, पशुओं की पॉपुलेशन है। तो हमारे यहाँ जो गोबर आके यहाँ गिरता है वो 2500 रुपये ट्रॉली तक आता है, जिससे कुछ एरिया में 3000 भी लगते हैं, किसी में 5000 भी। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि गोबर जितना जो ये रॉ इनपुट जितना सस्ता आएगा उतना ही अपन को प्रॉफिट होने वाला है। तो आप ऐसे बड़े बड़े डेयरी फार्म से कांटेक्ट करें जिनके लिए प्रॉब्लम है, उनके गोबर वहां आपको सस्ती रेट में मिल जाएगा। और यदि आप उनसे कंटिन्यू लेंगे तो आपको डेफिनेटली वो सस्ती रेट में देंगे। तो अब सर जैसे गोबर के बारे में तो आपने बता ही दिया, यहाँ अपना गोबर कंप्लीट हो गया प्रोसेस यहाँ की, फिर यहाँ से अपनी जो बेड बनती है, हम गोबर जो डालते हैं, जो बेड बनाते हैं, वो बेड की प्रोसेस है, उसके बारे में भी आप हमें बताइए। आप थोड़ा सा इस साइड देखिए जी। बेड बनाते समय हमें कुछ इंपॉर्टेंट सावधानियां रखनी पड़ेगी जी। पहली बात तो ढलान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अच्छा। लोग कहते हैं थोड़ा ढलान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ढलान होने से क्या होगा, एक तरफ का पूरी नमी एक साइड आ जाएगी जी। ढलान नहीं होना चाहिए बिल्कुल जी। और खड्डे में नहीं होना चाहिए एरिया। कोशिश करें कि वो जब बारिश हो तो वहां पानी नहीं बढ़ना चाहिए, तो सतह से ऊपर होगी और बिल्कुल भी ढलान नहीं है, लेवल है जी। ऐसा अपन को क्षेत्र चयन करना चाहिए। क्षेत्र चयन करने के बाद में अब आती है बेड कैसे बनाएं जी। तो बेड बनाने के लिए 2 चीजें जरूरी होती है, ठीक है, चौड़ाई एंड ऊंचाई। बेड की चौड़ाई 3 से 4 फीट रखी जाती है और ऊंचाई रखी जाती है 1.5 फीट। इसका भी साइंटिफिक रीजन है। हमें हवा में बातें बिल्कुल भी किसानों को नहीं बताने की। किसान क्या करते हैं, टंकी बनाते हैं सीमेंट वाली, वो 4-4 फीट ऊंची बना लेते हैं, उसमें गोबर भर देते हैं, केंचू डालते हैं, मर जाते हैं पूरे। 1.5 फीट ऊंचाई इसलिए रखी जाती है, केंचू के कई प्रकार होते हैं, 3000 प्रकार की प्रजातियां होती है। उसमें से एक प्रजाति आइसिनिया फेटिडा जो सिर्फ गोबर खाता है, और उसको कहते हैं ईपीजीए केंचुआ। ईपीजी का मतलब था ऊपरी सतह का केंचुआ। ये 1.5 फीट से नीचे नहीं खाता है और इसलिए गोबर के लिए। और दूसरी बात, 90% गोबर खाता है और 10% मिट्टी खाता है। मिट्टी वाले केंचुए मिट्टी के लिए बेस्ट है, गोबर वाले केंचुए गोबर के लिए बेस्ट है। ये नहीं कह सकते कि मिट्टी वाले केंचुए खराब है, नहीं, मिट्टी वाले केंचुए इन केंचुए से बेस्ट है, लेकिन वो मिट्टी में काम करते हैं। उन केंचुए का काम है मिट्टी में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाना और कई सारे छिद्रों का निर्माण करना, जिससे पूरा बरसात का पानी जमीन में चला जाएगा, मृदा में रंध्रावकाश होते हैं। लेकिन ये केंचुए 90% गोबर खाने वाले हैं, 10% मिट्टी खाने वाले हैं। तो इन्हीं केंचुओं से गोबर की खाद बनती है। तो इसकी ऊंचाई 1.5 फीट इसलिए रखते हैं कि ये ऊपरी सतह का है, 1.5 फीट से नीचे केंचुआ काम नहीं करता है। ऊंचाई 1.5 फीट हो गई, चौड़ाई 4 फीट। यदि मान लो कि आपने चौड़ाई 4 फीट से जगह आपने 8 फीट रख दी, तो देखो इसमें पूरा खाद, बीच वाले में खाद आ गया जी। ऐसे मान लीजिए कि इस बीच वाले में खाद आ गया, तो अब बीच में एरेशन नहीं आएगी जी। और फिर यहां से लेबर वहां बीच में काम कैसे करेगा? तो इसलिए 4 फीट की चौड़ाई करने से आदमी इधर से 2 फीट इधर से काम कर सकता है, 2 फीट अंदर जाके इधर से 2 फीट काम कर सकता है। तो पूरी बेड में आसानी से काम भी कर सकता है, एरेशन भी प्रॉपर बनी रहेगी और आराम से चल भी जाएगा, और बरसात का पानी की जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो भी बाहर निकल जाएगा। अब जैसे अपन ने यहाँ पर गोबर लाके डाल दिया, बेड अपनी कंप्लीट हो गई, उसके कितने टाइम बाद हमें इसमें केंचुए डालने होते हैं, वो थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी मैंने पूरी प्रोसेस बताई गोबर को ठंडा करने की। गोबर को ठंडा करने के बाद में, जैसे आज मैंने 15 दिन हो गए पानी डालते हुए जी, तो 2 दिन उसको ऐसे ही पड़े रहने दो, क्योंकि वो लिक्विड हुआ है, तो उसको थोड़ा सेमी टाइट होने दो, उसको मतलब थोड़ा टाइट होने दो। तो 15 दिन पानी डाला ठंडा करने के लिए, फिर 2 दिन उसको वहीं छोड़ दो। 2 दिन छोड़ने के बाद में उसको फिर लाके बेड बनाओ, वो टाइट हो जाएगा। बेड बनाते ही अपन को केंचुआ नहीं डालना है, क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत जो गर्मी उस गोबर में और रही है, हमने उसको यहाँ से वहां से लाके डिस्टर्ब किया, यहाँ डाला है, तो थोड़ी बहुत जो गर्मी और होगी वो अभी और निकलने दो, और 2 दिन उसके ऊपर ऐसे पानी डालते रहो, तो जितनी थोड़ी बहुत जो गर्मी बचेगी वो भी निकल जाएगी। तो हमने केंचुए का जो खाना है, भोजन, उसको इस प्रकार से ठंडा कर दिया, अनुकूल कर दिया कि उसमें केंचुआ खाएगा ही खाएगा जी। फिर उसकी यहाँ बेड बना दो आप, सॉरी, बेड बनाने के 2 दिन पानी डालना है, ठीक है, फिर उसके ऊपर केंचुए छोड़ दो, ठीक है। तो अब जैसे बात आती है अपने केंचुए डालने हैं, तो हमें इसमें कितने
केचुए हमें चाहिए होंगे, वो भी थोड़ा सा आप हमें समझाइए। बहुत ही अच्छा आपका ये क्वेश्चन है कि कितना केंचुआ। लोग तो 50 किलो डलाएंगे तो भी कम है, 100 किलो डलवाएंगे तो भी कम है। तो किलो होना इंपॉर्टेंट नहीं है, किलो के अंदर केंचुए कितने, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो सबसे मेन चीज वो होती है केंचुए की। तो केंचुआ 1 किलो के अंदर हमारी यूनिट पर यहाँ पर जैसे 2000 से 2500 केंचुए पूरे ऑल ओवर इंडिया सप्लाई किए जाते हैं। तो जितनी लंबी बेड होती है उसका आधा केंचुआ मैं डलवाता हूँ। ठीक है। जो 30 फीट लंबी है 15 किलो डलवाता हूँ, 20 फीट लंबी है 10 किलो डलवाता हूँ। और जितनी भी अन्य यूनिट है, मैंने जैसे लोगों की वीडियोस देखे हैं तो उसमें लगभग 30 फीट की लंबी में 30 किलो केंचुए वो डलवाते हैं। वो उनके फीड है। मेरा यहाँ पे ये कि 15 किलो केंचुए सफिशिएंट होते हैं एक बेड में। ओके। तो अब जैसे हमने केचुआ डाल दिया, उसके बाद में अपनी क्या क्या इसमें मैनेजमेंट होता है जब तक अपने जो गोबर है वो वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट होता है, उसके बीच का जो टाइम है उसमें क्या क्या अपनी प्रोसेस रहेगी, इसका जो मैनेजमेंट है वो भी थोड़ा सा आप मेरे को केंचुए आपको डालने के बाद में सबसे जो मेन चीज़ आती है वो आती है इसको किससे ढके। ढकने के कई सारे साधन होते हैं। सबसे पहले जिसमें मैं नाम लूंगा जूट की बोरी, दूसरा है ग्रीन नेट, जो अपना ग्रीन नेट आता है, तीसरी है पराली और चौथी है केले के पत्ते। इन चारों मेथड में किसान एसएमएस में है, कोई किससे ढकता है, कोई किससे ढकता है। लोगों को जिस प्रकार से हम ट्रेंड करेंगे, कोई सक्सेस यूनिट होगी, जैसा उनको फीड करेगी वैसा ही वो काम करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे लोग ग्रीन नेट से ढक देते हैं जी, वो सुंदर दिखती है, हरी हरी दिखती है, लोग कहते हैं लंबी चलती है, बढ़िया, ऊपर से ड्रोन से वीडियो बनाते तो बढ़िया ग्रीन ग्रीन लगती है। हमें उसको डेकोरेशन नहीं करना यूनिट को। वो जिस मटेरियल से ढक रहे हैं उसका पर्पज क्या है, ढकने का अपना पर्पज क्या है। ढकने का पर्पज है कि नमी मेंटेन रहे और अंधेरा रहे। जितना अंधेरा होगा उतना ही केंचुआ एक्टिव होगा। ग्रीन नेट यदि हम सबको, जैसे आप और मैं है, हमको कोई प्लास्टिक की पन्नी उड़ा दे और धूप में बिठा दे तो हमें क्या लगेगी? गर्मी लगेगी। अब ग्रीन नेट से इन केंचुए को, बेचारे बेडों को ढक दिया आपने, तो हमें ढकना था सिर्फ ठंडा करने के लिए, नमी मेंटेन करने के लिए, और इसको प्लास्टिक उड़ा दिया गया है। तो ठंडा करने की बजाय उसको गर्म करेगी। तो प्लास्टिक की बेड बिल्कुल इस मामले में फिट नहीं बैठती है। दूसरा है पराली जी। ठीक है, पराली आज हमारे देश की बड़ी समस्या है। पंजाब हरियाणा में अथाह जलाई जा रही है, लोग उसको ढकते हैं। मैं उसको प्रिफर नहीं करूंगा ढकने के लिए, क्योंकि आप एक कॉमर्शियल यूनिट चला रहे हैं, बिजनेस के लिए चला रहे हैं। मैं तो गोबर लाता हूँ बिना मिट्टी का, पक्के फर्श का गोबर आता है कि उसमें मिट्टी के दाने नहीं आए, क्वालिटी खराब नहीं हो। अब सपोज करो इसको अपन पराली से ढक देंगे तो 2 महीने पराली ऊपर रहेगी, टूटेगी तिनके, उसके खाद में मिक्स होंगे, ऊपर ही रहेंगे वो। उसको जब छाड़ूंगा तो पूरे तिनके कहाँ गए, निकल के खाद में। हम जिस क्वालिटी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, अब उसमें तिनके हो गए, तो अब क्वालिटी खराब होगी। दूसरी बात, पराली नमी को मेंटेन नहीं करती है। अच्छा। भाई घास ही तो है जैसे, तो घास से जैसे नमी अंदर जा रही है वैसे उड़ भी रही है। अपन सड़कों की जब मकान बनाते हैं तो बोरी से क्यों ढकते हैं, तराई क्यों करते हैं? बोरी नमी को पकड़ के रखती है। तो इस प्रकार से यदि आपने पराली रखी। दूसरी बात, चिड़िया आई, चिड़िया पराली से चोंच मारेगी तो केंचुआ निकाल लेगी, लेकिन बोरी में से चोंच मारेगी ना तो पहले तो उसकी चोंच ही टूट जाएगी कि केंचुआ निकालेगी कैसे, चोंच जाएगी कैसे उसके अंदर। तो इस प्रकार से बोरी नमी मेंटेन करती है, बोरी अंधेरा करती है। पानी देने पे जो उसके छेद होते हैं बोरी के, वो फूल जाती है। भाई जूट है, फूलता है तो पूरे बंद हो जाते हैं, तो अंधेरा हो जाता है। तो पराली से नहीं ढकना चाहिए, जूट की बोरी से ढकना चाहिए। ग्रीन नेट हीट करती है और नमी को तो पकड़ती नहीं है। आपने देखा होगा ग्रीन नेट क्या नमी को सोखती है क्या? प्लास्टिक नहीं सोखेगी। इसलिए हमें ग्रीन नेट से भी नहीं ढकना चाहिए, पराली से भी नहीं ढकना चाहिए। केले के पत्ते, आपने केले के पत्ते मान लो ढक दिए, पानी डाला तो केले के पत्तों पे पानी जाएगा तो अंदर बेड में जाएगा, नीचे फिसल के आएगा, साइड में आ जाएगा, फिसल के आ जाएगा। तो उसका पर्पज वहां खत्म हो रहा है। इसलिए जूट की बोरी थोड़ी महंगी आती है लेकिन द बेस्ट होती है, केंचुए की ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप बोरी से ढके, ग्रीन नेट, पराली और केले के पत्तों से नहीं ढके। तो अब अपना जो गोबर है, हमने यहाँ पर बेड बनाए, केंचुआ डाले, इसके कितने दिन में हमारा जो वर्मी कंपोस्ट है वो तैयार हो जाता है? इसके पहले एक छोटा सा और प्रक्रिया हमें अपनानी पड़ती है जो इस वर्मी कंपोस्ट का रीढ़ की हड्डी है, और वो है वाटरिंग जी, पानी। क्योंकि आपने बोरी से ढक दिया, अब 60 दिन का समय लगने वाला है जी, 60 से 70। तो उसके अंदर हमें इसमें नमी मेंटेन करना है, और नमी खेल है। यदि आपने नमी मेंटेन नहीं किया
तो चाहे आप 100 किलो केंचुए डाल दो, आपको लास्ट में एक भी नहीं बचने वाला है। क्योंकि केंचुए के शरीर से लगातार 24 घंटे, मैं 24 आवर्स बोल रहा हूँ, 24 घंटे केंचुए के शरीर से पानी निकलता है। उसको हम बोलते हैं वर्मीवाश। वो पानी क्यों निकलता है? केंचुआ अपने शरीर को तापमान को मेंटेन करने के लिए, चलने के लिए उसको चिकनी सरफेस चाहिए, इसलिए उसको शरीर से पानी निकलता है, उसको हम वर्मीवाश कहते हैं। तो जब बॉडी से पानी निकल रहा है तो हमें पानी देना ही पड़ेगा, पीने का पानी वो, और उसकी वो हीट भी मेंटेन रहेगी, गर्मियों में पानी तापमान नहीं बढ़े, इसलिए पानी देना डेली। अब पानी कैसे देना है? जिस किसान के पास 1 बेड हो, 2 बेड हो, 5 बेड हो, वो नलकी हो, जो अपनी टोटी होती है नलकी से, वो डेली पानी दे सकता है, क्योंकि उसमें इतना फुहारे लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिसकी कॉमर्शियल यूनिट है, बड़ी यूनिट है, उसमें आप ये जैसे माइक्रो स्प्रिंकलर चल रहे हैं, ये फुहारे चल रहे हैं, ये फुहारे लगाएं। इसका कारण देखो क्या है, एक बेड को पानी पिलाने के लिए 5 मिनट का समय चाहिए। अब मैं 250 बेड के लिए पानी पिलाऊंगा तो आप सोच लो कितने लेबर रिक्वायर्ड होंगी। तो वो मुझे खर्चा नहीं करना है, मुझे फुहारा सेट लगाना है। अब गर्मियों में 3 टाइम पानी पिलाना है, वही भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपन में है तो, छाया में है, टिन शेड के नीचे तो 1 बार, लेकिन ओपन में 3 बार पानी, अब वो पिलाना बहुत इम्पॉसिबल काम है। तो ये फुहारे लगा दो, सुबह आधा घंटा, दोपहर को आधा घंटा और शाम को आधा घंटा, 3 टाइम जब चलाएंगे तो नमी मेंटेन हो जाएगी। और केंचुए नमी के कारण ही खाद बनाते हैं। तो 60 दिन तक पानी देना है, 60 दिन बाद में पानी बंद करना है। ठीक है। अब तो जैसे आपने बताया कि पानी की ये प्रोसेस हो गई, तो इस तरीके से अपनी जो वर्मी कंपोस्ट है वो तैयार हो जाती है 60 दिन बाद में। 60 दिन बाद। अब जैसे 60 दिन के बाद में हमारी वर्मी कंपोस्ट तैयार हो गई, अब उसके बाद में हमारी जो हार्वेस्टिंग की जो मेथड आती है, हार्वेस्टिंग हम किस तरीके से करते हैं, उससे पहले एक चीज़ आती है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी ये जो गोबर है ये वर्मी कंपोस्ट में बदल चुकी है, वो थोड़ा सा आप मेरे को बताइए। किसान भाइयों, 60 दिन तक पानी देना है। 60 दिन बाद में आपको ये पता करना है कि आपकी खाद बेड में ऊपर से लेकर पैंदे तक तैयार हुईगा। उसके लिए क्या करना है, बेड के पास जाना है, बोरी को हटाना है और उसमें हाथ से खड्डा खोदना है। और आपको देखना कि ऊपर से लेकर नीचे तक चाय की पत्ती की तरह ब्लैक हो गई या दानेदार हो गई क्या। यदि आपको लग रहा है कि अभी आधा ही तैयार हुआ है, नीचे कच्चा आ गया है, तो आपको बोरी वापस रखनी है, 10-15 दिन पानी और देना है। याद रखिएगा, मैं आपको कह रहा हूँ 60 दिन, आपके 90 दिन भी लग सकता है, अकॉर्डिंग टू मौसम और आपका गोबर कैसा है। मान लो आपने गर्म गोबर डाल दिया तो बेड में 20 दिन ठंडा होने में लग गया, तो इसलिए वो आपको चेक करना है खड्डा खोद के। यदि पूरा ब्लैक हो गया तो तैयार हो गया, पानी देना बंद कर दो। अब पानी देना बंद कर दो। अब मेन बात आती है केंचुआ और खाद को अलग कैसे करें, जैसा कि आप मेरे को पूछने वाले थे जी। तो अब इसको अलग कैसे करें। पानी आपने बंद किया देना, इसकी कई सारी विधियां हैं, जैसे मैंने उस पर पर्सनल काम किया वीडियो पे। पानी देना जैसे ही बंद करेंगे विजय जी, तो केंचुए नमी की तलाश में पैंदे की तरफ जाएंगे। और पैंदे में अपने क्या बिछा रखी है, पॉलीथीन। तो पैंदे की तरफ चलेंगे तो 5 दिन के अंदर पूरे केंचुए पैंदे की तरफ जाएंगे। ऊपर से हम खाद को परत वाइज उतार लेंगे। ठीक है। एक तरीका और है, पूरी बेड में 5-6 जगह गोले कर दो, खड्डे खोद दो। ठीक है। और जो बिल्कुल ठंडा किया हुआ फ्रेश गोबर है उसके गोले बना के उसमें डाल दो। तो भोजन और उस गोबर की स्मेल, भाई केंचुए को पता है कि मेरा खाना है यहाँ पे, तो पूरे केंचुए बंच में उस गोबर में आ जाएंगे। ओके। इस प्रकार से आप उसको अलग कर सकते हो। दूसरा एक और है, इस खाद को उतार के आप तिरपाल बिछा के डेरिया बना दो 10-10 किलो की। ठीक है। धूप है तो धूप में केंचुए उस डेरियों के पैंदे में चल जाएंगे और ऊपर से खाद उतार लो। तो लास्ट में जो 10 किलो की डेरी है उसमें लास्ट में जो 1 किलो बचेगा उसमें पूरे केंचुए रहेंगे। ओके। तो यानी कि 3 तरीके हो गए अपने खाद निकालने के। सबसे पहला तरीका तो ये हो गया कि अपन ऊपर से निकालते जाएं, केंचुए सारे अंदर चले जाएं। हाँ जी। दूसरा ये है कि हमने गोला बना दिया, उसके अंदर जो ताज़ा अपनी जो गोबर है जो तैयार हो चुकी है बेड के लिए, उसको हम डाल दिया, जो केंचुए है वो उसके अंदर आ गए। बिल्कुल सर। और तीसरा है कि हम पूरी की पूरी बेड को उठा के दूसरी जगह पे डेरिया बना दे धूप के अंदर, और उसमें से ऊपर से निकालते जाए जो वो केंचुए एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक, ये 3 तरीके हो गए। अब उसके बाद में आपकी क्या प्रोसेस रहती है वो भी थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि भाई हमने यहाँ से अपनी हार्वेस्टिंग की, हार्वेस्टिंग के बाद में आपकी क्या प्रोसेस रहेगी। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा आइडिया देता हूँ जी, कि जैसे आगे 100 बेड है जी, तो मुझे आज इन सब में 60 दिन हो गया जी, इन सब की बोरियां उतरा दी मैंने जी, बोरियां उतरा दी सबकी 100 की एक साथ। ठीक है। फिर मैं मेरे 3-4 जो मेरे श्रमिक हैं जो काम करने वाले उनको मैं लगाऊंगा कि आज पानी देना बंद कर दिया, इसके 5 दिन बाद में जी
और वो ऊपर पंजा लगा देंगे, एक पंजा आता है जी। वो लगा देंगे तो लूज हो जाएगा। जी। अब केंचुए नमी की तलाश में नीचे जाएंगे, तो मैं 2 सेंटीमीटर लूज किया है, तो आज इसमें पूरी 100 बेड पे पंजा लगवा दूंगा। ठीक है। और दूसरे दिन वो जो 2 सेंटीमीटर लूज था उसको क्या कर लूंगा, ऊपर से निकाल लूंगा, फिर सब में पंजा लगा के फिर छुड़वा दूंगा। ठीक है। फिर अगले दिन फिर उतरा लूंगा, फिर पंजा लगा के छोड़ूंगा, फिर उतरा लूंगा। तो इस प्रकार से 4 से 5 दिन में वो लगभग पूरा खाद उतार लेंगे। लास्ट में बचेगा सिर्फ 5 सेंटीमीटर, उसमें पूरा कल्चर है, उसको आप दूसरी नई बेड बना के उसमें भी शिफ्ट कर सकते हैं। ओके। अब सर एक बीच में मैं एक चीज़ और ये पूछना चाहूँगा कि जैसे काफ़ी किसान हमें पूछते भी हैं और काफ़ी किसानों का एक सवाल भी होता है कि हमारे केंचुए मर गए हैं, या फिर जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ, क्लाइमेट चेंज होते ही हमारे जो केंचुए हैं वो उतनी ग्रोथ नहीं आ रही है, तो उसके बारे में भी आप हमें बताएं कि केंचुए सबसे ज़्यादा किस कारण से मर जाते हैं? केंचुए का मरने का जो सबसे मेन कारण है वो गोबर को नहीं ठंडा करना जी। दूसरी बात बेड में पानी ज़्यादा भर देना, तीसरा बेड में पानी नहीं डालना। फिर उसको किससे ढक रहे हैं, कुछ किसान क्या करते हैं प्लास्टिक की तिरपालें डाल देते हैं। यदि प्लास्टिक की तिरपाल डाल दो वहाँ उमस हो जाती है, गर्मी हो जाती है, मर जाते हैं। तो गोबर को ठंडा यदि बढ़िया कर दिया, पानी का सही मेंटेन कर लिया तो केंचुए नहीं मरेंगे। ठीक है। अब सर उसके बाद में मैं प्रोडक्शन के बारे में जानना चाहूँगा कि जैसे हमने एक ट्रॉली का गोबर लाए, एक ट्रॉली गोबर से हमने बेड बनाए और उसमें से हमने केंचुआ डाल के 60 दिन के बाद में वर्मी कंपोस्ट निकाला। हाँ जी। तो हमें उसका जो प्रोडक्शन आएगा वो कितना प्रोडक्शन मिलेगा, वो उसके बारे में भी आप थोड़ा सा देखिए विजय जी, ये 2 बेड है जी। इन 2 बेड जो 2 बेड के लिए गोबर चाहिए वो 1 ट्रॉली गोबर चाहिए। ठीक है। बेड की लंबाई 30 फीट है जी। ऐसा नहीं कि 10 फीट में भी 2 ट्रॉली चाहिए जी। 30 फीट लंबी जो मेरी बेड है, 4 फीट चौड़ी है, इसमें 1 ट्रॉली में 2 बेड बनती है। ठीक है। 1 ट्रॉली में लगभग गोबर आता है 40 क्विंटल, 4 टन जी। 4 टन इसमें गोबर डाला, मतलब 20 क्विंटल इसमें, 20 क्विंटल इसमें। जी। लोग कहते हैं कि हमारा 40 क्विंटल से 20 क्विंटल खाद बनती है, बिल्कुल जीरो बात। अच्छा। वो सिर्फ हवा में बातें होती है। जी। 35% रिकवरी होती है। अच्छा। गीला गोबर में कितनी नमी होती है, वर्मी कंपोस्ट में 30% नमी होती है। तो आप सोचो नमी की तो आधी नमी तो उधर ही कम होगी, आधा वजन कम हो गया ना। तो मतलब ये मान लो कि 40 क्विंटल पे 20 क्विंटल, तो अपन लास्ट में वो बच रहा है 20 क्विंटल नमी कम हो गई। जी। अब 20 क्विंटल में वो जो खाता है, डिकम्पोज करता है उसको, तो वो हल्का हो जाता है, भुरभुरा हो जाता है ना। तो 40 क्विंटल से सिर्फ 14 क्विंटल खाद बनेगा। अच्छा। 35% रिकवरी होती है। अच्छा। लोग ज्ञान के अभाव में, फेमस होने के चक्कर में, किसानों को गुमराह करने के चक्कर में बोलते हैं कि 50 क्विंटल गोबर से 25 क्विंटल खाद, और जब किसान के नहीं बनती फिर हमें फ़ोन करके बोलता है डॉक्टर साहब आपने तो बोलता आधा खाद बनेगा, हमारे 6 कट्टे पर है, 10 ही कट्टे पर है। तो यदि आपको बिल्कुल गाइड करना है कि 20 क्विंटल गोबर है तो उसका आपका 6 क्विंटल खाद बनेगा, 35% रिकवरी। ओके। तो यानी कि आपने टोटल जितना गोबर डाला उसका 35% हमें वर्मी कंपोस्ट मिलेगा, और केंचुए 3 गुना बढ़ जाएंगे। अच्छा। यदि आपने 15 किलो केंचुए डाले हैं, अच्छा उसको नमी मेंटेन किया है, गोबर को ठंडा किया है, और बीच में बेसन भी डाला हो, बेसन बहुत तगड़ा चीज़ होती है जो केंचुआ बढ़ाता है, यदि आपने वो डाली हो तो आपका 3 से 4 गुना केंचुआ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अच्छा। जैसे आपने बेसन के बारे में बताया, कोई डालना चाहे तो कितना इसमें, अगर इस बेड में हमें ज़रूरत होगी? केंचुए की संख्या बेसन से कैसे बढ़ती है मैं इसका कारण बताता हूँ। आपको 20 लीटर पानी लेना, मैं एक बेड के लिए बता रहा हूँ, फिर आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। एक बेड के अंदर 20 लीटर पानी लेना हमें एक बाल्टी के अंदर, उसमें 1 किलो बेसन लेना है, 200 ग्राम गुड़ लेना है, और 2 लीटर छाछ जो 2 से 3 दिन पुरानी हो, हल्की खट्टी हो जाए। इन सब चीज़ों को हमें घोल देना है, और फिर इस बोरी को उतारना है, बोरी के ऊपर नहीं डालना, तो बोरी के ऊपर रह जाएगा पूरा बेसन। बोरी को उतारना है, और फिर उतार कर उसके ऊपर जो बाल्टी है उसको हाथ से इस प्रकार से पूरा डाल दो बेड के ऊपर। ठीक है। और डालकर फिर वापस नॉर्मल जो पानी डालना हो तो आपको रूटीन करना ही करना है, डालने के बाद नॉर्मल पानी डाल दो, बोरे से ढक दो। ऐसा करने से क्या होगा, बेसन में प्रोटीन होती है, और आपने देखा होगा जो जिम करते हैं उसमें प्रोटीन खाते हैं मसल्स बढ़ाने के लिए। तो केंचुए जब प्रोटीन के पार्टिकल्स उसकी बॉडी में जाएगा उसकी मसल्स बनेगी, वो सेक्स के लिए एक्टिव होगा, उसकी बॉडी मैच्योर होगी और ज़्यादा रिप्रोडक्शन करेगा। और जो गुड़ है वो कार्बोहाइड्रेट है, तो वो तो इस मतलब एनर्जी का बूस्टर का काम करेगा। तो एनर्जी भी दे दी, हमने प्रोटीन भी दे दी, मसल्स भी बना दी और ऊर्जा भी दे दी, तो डेफिनेटली वो सेक्स करेगा, जो प्रजनन करेगा, और उसके कारण उसकी जो वंश की जो पॉपुलेशन है
बहुत जल्दी फास्ट ग्रोथ होगी। इस प्रकार किसान भाई बेसन और गुड़ का और छाछ का छिड़काव करके पॉपुलेशन बढ़ा सकता है। ठीक है। अब सर जैसे यहाँ की तो बात हमने कर ली, लेकिन आपने जो थोड़ा सा टीन शेड बना रखा है, अगर कोई चाहता है कि मुझे ओपन में नहीं करना है, मुझे टीन शेड में अपना फार्म स्टार्ट करना है, तो टीन शेड किस तरीके का होना चाहिए, आपने किस तरीके का बना रखा है, थोड़ा सा इसके बारे में भी आप हमें। हमारा टीन शेड बिल्कुल लो कॉस्ट का है जी। आप देखेंगे मैंने पक्का फर्श नहीं किया है जी। क्योंकि मेन है छाया। फर्श पक्का करने के लिए तो मैंने प्लास्टिक की पन्नी बिछा दी। जी। हमें पक्का फर्श की जगह प्लास्टिक पन्नी का पर्पज मेन ये, दोनों का पर्पज सेम है। जी। आप पक्का फर्श करें तो भी पर्पज वही है और प्लास्टिक पन्नी तो भी पर्पज। क्यों? क्योंकि हम 60 दिन पानी डालेंगे। तो यदि अपन जमीन के ऊपर सीधी बेड बना देंगे तो पूरा रस कहाँ चल जाएगा? अंदर चला जाएगा, जमीन में चला जाएगा। इसलिए प्लास्टिक पन्नी और पक्का फर्श इसलिए करते हैं कि वो न्यूट्रिएंट्स लीच डाउन नहीं हो, नीचे नहीं जाए। अब छाया देखिए आप, जो हमारे ये खंबे हैं, ये पिलर हमने लगाए हैं और सिंपल टीन शेड हमने हमारे लोकल कारीगर से लगाए हैं। यदि यही आप बिल्कुल पाइप सिस्टम या और से, तो इसका डबल खर्चा हो जाता है। जी। तो लोकल जो आपके आसपास के जो होते हैं ना, जो मैकेनिक, उनसे आप बनवा सकते हैं चीज़। ओके। तो अब सर जैसे एक चीज़ मेरे को थोड़ा सा ये डिफरेंस भी बताइए कि यहाँ आपका टीन शेड के अंदर है और वहाँ आप ओपन में कर रहे हैं, तो इनके प्रोडक्शन में या फिर क्वालिटी में कोई डिफरेंस आता है या फिर नहीं होता है, वो थोड़ा सा। इसमें सर ऐसा है कि देखो, जो बाहर ओपन है उसमें हमें बार बार पानी का छिड़काव करना पड़ेगा और यहाँ पे क्या है कि छाया है, धूप नहीं है, तो आप नमी और कम उड़ेगी। तो यहाँ पे और छाया के अंदर केंचुए ज़्यादा एक्टिव होते हैं, वो ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ इनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो यहाँ मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से ये फीडिंग फास्ट करता है। तो 5 से 10 दिन का एक तो समय में फर्क रहता है। यदि ये 60 दिन बढ़ेगा तो वो 70 दिन बढ़ेगा। दूसरी बात, यहाँ पानी एक टाइम डालना पड़ेगा, वहाँ 3 टाइम डालना पड़ेगा। तो दूसरी बात ये, यदि किसान के पास पैसा है, उसको लोन मिलता तो वो पक्का कर सकता है, लेकिन यदि उसके पास बजट नहीं तो वो ओपन में करें तो बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 19-20 का फर्क तो उसकी क्वालिटी में रहेगा सर। और कैंची पॉपुलेशन इसमें ज़्यादा बढ़ती है, उसमें थोड़ी कम बढ़ती है। यानी कि थोड़ा सा डिफरेंस तो आएगा दोनों के अंदर। अब जैसे ये तो सारी चीज़ें आपने बताई दी, अब जब यहाँ से हार्वेस्टिंग होती है, हार्वेस्टिंग के बाद की जो प्रोसेस होती है वो हम देखना चाहेंगे कि किस तरीके। मैं आपको थोड़ा सा हार्वेस्टिंग के बारे में बता देता हूँ। जी। जैसे हम इसको 60 दिन बाद में इस बोरी को इस प्रकार से उतारेंगे। जी। और इस प्रकार से इसको पंजा चला के छोड़ देंगे ऐसे। जी। तो 2 सेंटीमीटर लूज हो गया, ये लूज हो गया। जी। तो अगले दिन जब इसमें वो कैंचुए अंदर चल जाएंगे तो इस प्रकार से हम खाद को जो साइड में जगह इस पर डाल लेंगे, ये ऐसे। और फिर यहाँ से गमले भर के जहाँ हमारी सीविंग मशीन है, छानने वाली मशीन है, वहाँ हम ले जाएंगे। तो 5 साइकिल आप ऐसे करेंगे ना तो पूरे केंचुए नीचे चल जाएंगे और पूरा खाद हम हार्वेस्ट कर लेंगे। ओके। तो सर जैसे आपने हार्वेस्टिंग के बारे में बताया कि किस तरीके से आपकी हार्वेस्टिंग होती है और उसके बाद में यहाँ आपकी जो वर्मी कंपोस्ट आती है, उसके बाद की जो पोस्ट हार्वेस्टिंग जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी हम डिटेल से जानना चाहेंगे कि किस तरीके से पैकिंग होती है और यहाँ की जो प्रोसेस है वो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेड में से लेयर वाइज लेयर खाद उतारने के बाद में उस खाद को गमले या गमलों से ट्रॉली भर के फिर यहाँ लाया जाता है। ये पक्का फर्श है, स्टोरेज है। यहाँ खाली करने के बाद में 2 दिन वो ऐसे पड़ा रहता है, जो एक्स्ट्रा नमी होती है ना वो भी और कम हो जाएगी। ओके। तो यहाँ पड़ा रहेगा 2 दिन, फिर 2 दिन बाद में जो अपनी स्विंग मशीन है उस मशीन में डाला जाता है और उसको छान लिया जाता है। छानने के बाद में उसको हम इस प्रकार से 50 किलो की पैकिंग है कट्टों में, वो पैकिंग 2 किलो की पैकिंग, 1 किलो की पैकिंग और 5 किलो की पैकेजिंग हम करते हैं। और फिर बाद में इसी में हम किसान भाइयों और जो भी पॉली हाउस है, नर्सरी है और चार्ट वाले हैं, उनको हम सप्लाई करते हैं। ठीक है। तो सर अब जैसे कि आपका जो प्रोडक्शन होता है सालाना, वो प्रोडक्शन आपका कितना होता है, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा हमें बताइए। देखो जैसे हमारा जो प्रोडक्शन है वो लगभग 1000 टन का हमारा प्रोडक्शन है वर्मी कंपोस्ट का। और ये 1000 टन वर्मी कंपोस्ट जो हमारा है, जो आसपास के राज्य हैं उसमें पंजाब, हरियाणा और गुजरात और एमपी, यहाँ पे हमारा वर्मी कंपोस्ट जाता है। और इसके अलावा राजस्थान में भी कुछ ऐसे ज़िले जो जिन्हें पॉली हाउस है, ऑर्चार्ड है, वहीं पूरा खाद समा जाता है। तो हम कभी कभी सोचते हैं कि इंडिया की सबसे बड़ी यूनिट होने के बाद में भी हमारा प्रोडक्शन एक ही ज़िले के 1-2 गाँवों के अंदर ही समा जाता है, पॉली हाउस के अंदर। तो सर जैसे आपने ये तो बता दिया कि आपका इतना प्रोडक्शन है, सबसे मेन चीज़ आती है कि मार्केटिंग की। जैसे अभी आपकी काफ़ी बड़ी यूनिट है और आपके काफ़ी से लोग जो मिलने वाले हैं उनके तो आप मार्केटिंग कर लेते हैं, लेकिन
फार्मर हमारा जो सबसे किसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, किसान कोई भी प्रोडक्शन तो ले लेता है लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम इसकी मार्केटिंग कैसे करें। तो जब आपने स्टार्ट किया तो सबसे पहले आप मार्केटिंग कैसे करते थे, अभी आपका जो मार्केटिंग का जो फॉर्मूला है वो भी आप थोड़ा समझाइए। मैं सभी किसान भाई और जो भी युवा इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्केटिंग का सबसे मेन जो जरिया है वो है, पहला है क्वालिटी और दूसरा है रिजल्ट। यदि आपने क्वालिटी माल दिया और उसका रिजल्ट लोगों को दिखाया खुद करके, और फिर लोगों को दिखाना और लोगों को सिखाना, ये दोनों ज़रूरी है। क्वालिटी, रिजल्ट, दिखाना और सिखाना, ये चारों चीज़ें आपने कर ली तो आपकी मार्केटिंग बहुत अच्छी होगी। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले 4 साल के अंदर जब हमने यूनिट स्टार्ट की है तब से मैंने किसानों को ट्रेंड करना जरूरी समझा। अच्छा। और अभी तक हमारे फार्म पर 1,10,000 किसान, युवा और कृषि छात्र आकर ट्रेनिंग लेकर अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट कर चुके हैं। और वो यहाँ कैसे पहुँचते हैं, उसके लिए जो हमारी मार्केटिंग का जरिया होता है वो है यूट्यूब, हमारा खुद का चैनल है डॉक्टर ऑर्गेनिक फार्मिंग जैविक खेती, इंस्टाग्राम डॉक्टर श्रवण यादव के नाम से और फेसबुक डॉक्टर श्रवण यादव के नाम से। इस प्रकार टोटल हमारी जो सोशल साइट्स है उसमें लगभग 6 लाख फॉलोअर्स है। उन सब में किसान, कृषि छात्र और युवा जुड़े हुए हैं जो इन वीडियोस को, जो मैं टेक्निकल और अच्छे मार्गदर्शक वीडियो डालता हूं, उन वीडियो को देखते हैं और हमारे से जुड़ जाते हैं, ट्रेनिंग लेने आते हैं, यहाँ से सीखते हैं, खुद ही स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं। तो सब प्रकार इस प्रकार से मार्केटिंग में मुझे कोई समस्या आई नहीं। शुरुआत में आई, लेकिन जब से मेरा छोटा भाई है ये पूरा यहाँ का पूरा मैनेजमेंट देखता है और मैं पूरा जो टेक्निकल पार्ट है जिससे लोगों को सिखाना और उसका मार्केटिंग करना वो मैं कर लेता हूँ। और यहाँ का पूरा मैनेजमेंट कि किस प्रकार से कहाँ से गोबर लाना है, सप्लाई कहाँ करवाना है, किस प्रकार से जो हमारे श्रमिक है उसको काम करवाना है, तो पूरा काम छोटा भाई सुरेश देखता है। ओके। तो सर जैसे कि हमने जब वर्मी कंपोस्ट की बात की तो आपने ये बताया कि हम केंचुए से वर्मी वॉश भी तैयार किया जाता है। तो वर्मी वॉश कैसे तैयार किया जाता है, उसकी क्या प्रोसेस है और उसका उपयोग क्या होता है, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा हमें बताइए। मैं सभी किसान भाइयों को बताना चाहूँगा, केंचुआ अपने शरीर से लगातार 24 घंटे एक लिक्विड छोड़ता है जिसको हम वर्मीवाश कहते हैं। लिक्विड क्यों छोड़ता है? शरीर का तापमान मेंटेन करने के लिए और चलने के लिए, चिकनी सरफेस के लिए। तो उस जो केंचुआ 24 घंटे जो पानी छोड़ता है उसमें कई प्रकार के हार्मोन्स, एंजाइम, फैटी एसिड और ग्रोथ प्रोमोटिंग बैक्टीरिया होते हैं। यदि उस पानी को हम कैसे भी करके अलग निकाल लें तो वो हमारा हो गया एक टॉनिक जिसको बोलते हैं बूस्टर। यदि उसका फसलों पे छिड़काव किया जाए तो फसलों की वृद्धि बहुत अच्छी होती है। अब उसको निकाला कैसे जाए? लोग क्या करते हैं, वर्मी कंपोस्ट की बेड में सीधा पानी डालते हैं बढ़िया, और उसका जो स्राव होता है उसको बोलते हैं वर्मीवाश। लेकिन नहीं, वो वर्मीवाश नहीं है, वो वर्मी कंपोस्ट का पानी है। वर्मीवाश का मतलब था केंचुए का पानी, वर्म्स का वास। और वो लोग बेड में से एक ट्रॉली जो बेड बनाते हैं, 2 बेड बनाते हैं, उसमें से पूरा पानी रस निकालते हैं। खाद में क्या बचा? कुछ नहीं बचा। तो वो वर्मी कंपोस्ट का पानी है जी। और जो असली कारगर है ना वो है वर्मीवाश, केंचुए का पानी। तो इसमें क्या किया जाता है, 3 मटकियों का इस प्रकार से एक सेट होता है। इस मटकी में पानी है, इस मटकी में गोबर और केंचुए हैं, और नीचे वाली मटकी में वर्मीवाश आता है। कैसे आता है? सबसे पहले बात करेंगे बीच वाली मटकी की जी। तो बीच वाली मटकी में पेंदे के अंदर देखो छेद है और यहाँ से पानी इसमें आता है। ऊपर वाली मटकी में ये कैनोला लगी हुई डॉक्टर वाली ड्रिप जी। क्या करते हैं, इस बीच वाली मटकी में सबसे पहले पेंदे में छोटे छोटे कंकड़ डालते हैं, इतने बारीक बारीक डाल दिया। उसके बाद में बोरी जो अपन जूट की बोलते हैं उसको गोल गोल काट के मटकी में उस कंकड़ के ऊपर रख दो तो छलनी का काम करेगी। और फिर 10 किलो गोबर जो ठंडा बिल्कुल हो, 10 दिन ठंडा करके उसको डाल दो और उसके ऊपर 1 किलो केंचुए छोड़ दो। 1000 से 1200 केंचुए छोड़ दो। वो केंचुए छोड़ने के बाद 5 दिन में कुछ नहीं करना है। 5 दिन उसको गोबर खाने दो, शरीर से पानी छोड़ने दो। गोबर खाने दो, शरीर से पानी छोड़ने दो। तो 5 दिन में गोबर खाता रहेगा, शरीर से पानी छोड़ता रहेगा। और वो जो केंचुआ पानी छोड़ेगा उसको गोबर क्या कर लेगा, सोख लेगा। अब 5 दिन बाद में इस मटकी में पानी भरना है ऊपर वाली में, और ड्रॉप बाय ड्रॉप इसको चालू करना है। इतना चालू करना है कि ऊपर वाली मटकी से एक दिन में 2 लीटर पानी बीच वाली में गिरे। तो जो ऊपर वाली मटकी से 2 लीटर पानी इस बीच वाली में गिरेगा वो उस पूरे केंचुए के पानी को धोकर सबसे नीचे वाली मटकी में लेगा और उसको कहते हैं वर्मीवाश। ये फसलों के लिए बूस्टर है। इसका उपयोग 1 लीटर वर्मीवाश को 10 लीटर पानी में मिलाकर 10% का छिड़काव करना चाहिए, जिससे किसी फसल में आप छिड़काव करेंगे तो उसकी वृद्धि बहुत अच्छी होगी। जो वर्मीवाश हमने इस प्रकार से इकट्ठा किया नीचे वाली मटकी में जो कलेक्ट हुआ, 30 दिन तक इस सेट को चालू रखना है।
ओके। एक दिन में 2 लीटर गिरेगा तो 30 दिन में 60 लीटर पानी निकलेगा। 30 दिन बाद में फिर इस गोबर को और कैंची को चेंज करना है। ओके। तो 60 लीटर पानी इसको ड्रम में आप कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करके ये आप देखो बिल्कुल येलो कलर का एक लिक्विड होता है जो टॉनिक है, इसको छान कर बढ़िया लेबलिंग करके बोतलों में बोतल भर के, मार्केट में इसकी रेट है 300 रुपये लीटर, लेकिन हम इसको मिनिमल 80 रुपये लीटर में बेचते हैं और लोग इसको ले जाते हैं। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। इसको ड्रिप में भी दे सकते हैं और इसको आप प्लांट के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। तो सर अब जैसे एक चीज़ आप मेरे को इसमें ये बताइए कि आपने जैसे बताया कि एक जिला है उसके 1 या 2 गांव में ही आपका जो वर्मी कंपोस्ट इतना प्रोडक्शन होने के बाद में 1 या 2 गांव में भी आपका प्रोडक्शन पूरा हो जाता है। तो आप जो वर्मी कंपोस्ट फार्मिंग है इसका जो भविष्य है किस तरीके से देखते हैं, या फिर जो नए युवा इसमें आना चाहते हैं उनके लिए आप इसका जो स्कोप है वो कैसे आप देखते हैं? मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा, हमारी जो मातृभूमि है वो आज मर गई है। कैसे मर गई है? उसको मारने वाले भी हम हैं, हमारे पूर्वज हैं। अंधाधुंध रसायनों का प्रयोग करने से हमारी मिट्टी में जहां 1 ग्राम मिट्टी में 50 करोड़ से 70 करोड़ जीवाणु होने चाहिए, माइक्रोब्स होने चाहिए, आज वो सब खत्म हो चुके हैं। पहले 1 मीटर स्क्वायर के अंदर लगभग 144 केंचुए मिलते थे, ऐसे बताते हैं। आज 1 केंचुआ भी नहीं मिलता है। तो हमने इतना सारा पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, कीटनाशक और यूरिया डीपी डालकर उन सबको मार दिया है। आज जरूरत है हर आदमी, हर किसान, हर देशवासी एक्स्ट्रा पैसा देकर अपनी हेल्थ को बचाने के लिए उनको शुद्ध खाना चाहिए। तो आने वाला समय, आज भारत सरकार पूरा का पूरा जो सबसे सेंट्रिक कर रही है, जो जिस बजट को वो प्राकृतिक खेती और जैविक खेती कर रही है। तो आने वाला समय तो बिना हमको सोचना ही नहीं चाहिए, इसका भविष्य तो इतना ब्राइट होने वाला है। हर आदमी जैविक चाहिए, लेकिन जैविक करता कोई नहीं है। तो मैं आज सब लोगों को कहना चाहूंगा कि आज नहीं तो कल जैविक ही है हल हर समस्या का। यदि आप जितनी सारी बीमारियां हो रही है, आज पंजाब हरियाणा में हर तीसरे आदमी को कैंसर है। मेरे पिताजी को 2016 में कैंसर था, कभी बीड़ी सिगरेट नहीं पी, लेकिन जो पहले के अंधाधुंध प्रयोग किए गए रसायनों का जो अन्न खाया उसके कारण कैंसर हुआ। लेकिन जब से हमने जैविक खेती की है, गाय का गोमूत्र पिताजी को पिलाया है, आज वो बिल्कुल स्वस्थ है। इसलिए जैविक तो जीवन का आधार है और आने वाला समय जैविक खेती का ही है, प्राकृतिक खेती का है। इसलिए मैं आप सब लोगों को कहूँगा कि इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, इसमें करने की जरूरत है। तो सर जैसे अभी हम मार्केटिंग की बात कर रहे थे, तो आपने एक चीज़ बताई कि क्वालिटी सबसे ज़्यादा मैटर करती है, आप चाहे किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो जैसे हमने काफ़ी जगहों पर जो सुना है, या फिर जैसे हम जब बात कर रहे थे हमें कितने केचुए डालने हैं, तो आपने उस टाइम भी यही बताया कि केचुए की क्वालिटी कैसी है, वो चीज़ें हैं। तो आपका पास जो केचुआ है उसकी क्वालिटी जो है वो मैं थोड़ी सी देखना चाहूँगा कि किस तरीके के आपके पास। बिल्कुल, हम क्वालिटी कैसी सर आपको दिखाएंगे, खाद की क्वालिटी भी दिखाएंगे और कैंची की क्वालिटी भी दिखाएंगे। सबसे पहले तो एक बार खाद की क्वालिटी दिखा दीजिए। दिखाओ। बिल्कुल वर्मी कंपोस्ट को काला सोना कहा जाता है, तो बिल्कुल ब्लैक गोल्ड जिसे हम कहते हैं वैसा ब्लैक गोल्ड है। आप हाथ में लेकर इसको आप फील करिए, नाक के पास ले जाके सूंघिए, जितना नाक के क्लोज लेके जा सकते हैं, आपको ना बदबू, एक महक सी जरूर आएगी। तो इस प्रकार से वर्मी कंपोस्ट तो धरती माता के लिए काला सोना है। और ये काला सोना इसलिए है कि हमारा जितना भी गोबर आता है ना, प्योर क्वालिटी इसलिए है कि पूरा पक्का फर्श का आता है। हमारे एरिया में बालू मिट्टी है, गाँव का गोबर यदि गाय भैंस गोबर करेगी नीचे माटी लगेगी। किसान को यदि अपने खुद के लिए बनाना तो उस गोबर को यूज ले सकता है, लेकिन आपको व्यावसायिक पर्पज से बिजनेस के लिए करना है तो आपको ऐसा गोबर का चयन करना पड़ेगा जो पक्के फर्श को, जिसमें मिट्टी कम हो। इसलिए हमारी खाद की क्वालिटी 1 नंबर है। इसी के साथ साथ आपने कहा केंचुए की, इंडिया के अंदर हमारी यूनिट पर केंचुए सबसे ज्यादा किसान भाई लेके जाते हैं, पसंद करते हैं। हम जो चीज बोलते हैं वही किसानों के साथ हम खड़े उतरते हैं। 1 किलो के अंदर 2000 से 2500 केंचुए देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, किलो होना इंपॉर्टेंट नहीं है, किलो में केंचुए कितने हैं संख्या में वो इंपॉर्टेंट है। हमारी यूनिट पे केंचुए थोड़े से महंगे हैं, मैं आपको पहले क्लियर कह दूं, लेकिन जो लोग सस्ते में देकर उसमें केंचुए आते ही नहीं है, उन केंचुए का लेके भी आप क्या करेंगे। तो हमारे जो केंचुए हैं 1 किलो के अंदर 2500 से 3000 केंचुए हम किसान भाई को उपलब्ध कराते हैं। आप 10 यूनिट विजिट करके आए, उसके बाद में आप हमारी यूनिट पे आए, देखें, आपको अच्छा लगे तो आप लीजिए, वरना ट्रेनिंग तो आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क है। यहाँ आकर आप ट्रेनिंग लेकर आप अपना कहीं से भी ले, हमें आपको कोई पाबंद नहीं करना है। मैं आपको क्वालिटी दिखाऊं, आप क्वालिटी दिखाओ एक बार इसके अंदर से, कैमरे को जितना पास में लेके आ सो आप ले आओ।
कि क्वालिटी इस प्रकार से केंचुए की तादाद संख्या जो होती है, तो केंचुए नीचे चले जाते हैं वंश के अंदर, तो इस प्रकार से क्वालिटी और प्योरिटी इन सेंस आइसिनिया फेटिडा है, मतलब है इसमें कोई मिलावट नहीं है। और यही वो केंचुआ है जो गोबर खाता है, जो वर्मी कंपोस्ट बनाता है। तो आज केंचुए की जन जन से पुकार कि मत डालो धरती माता पर रसायनों की फुहार। ये वो जीव है जो धरती माता का असली बेटा है, और यही जो 24 घंटे हमारी मातृभूमि को जैविक और रसायन मुक्त बनाने के लिए काम करता है। तो सर, जैसे केंचुए के बारे में हमने देख लिया, वर्मी कंपोस्ट के बारे में हमने देख लिया, सबसे मेन चीज़ आपके बारे में हमने जो सुनी है और सोशल मीडिया पर हमने जो देखा है कि अभी तक आप 1,10,000 किसानों को यहाँ पर मुफ्त में ट्रेनिंग दे चुके हैं। तो कोई भी किसान आपसे चाहता है मुझे ट्रेनिंग लेनी है, तो किस तरीके से वो आपसे ट्रेनिंग ले सकते हैं या फिर कैसे आपसे जुड़ सकते हैं, वो भी थोड़ा सा आप हमें बताइए। मैं सभी किसान भाई और देशवासियों को बताना चाहूँगा, जब भी ट्रेनिंग होती है, हर महीने ट्रेनिंग कराता हूँ, उसके 20 दिन पहले मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर मैं एक छोटा सा वीडियो बना के डालता हूँ कि इतनी अगले महीने की इतनी तारीख को ट्रेनिंग होने वाली है। जो भी किसान भाई युवा ट्रेनिंग लेना चाहता है, वो हमारे एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन गूगल फॉर्म होता है जिसमें 4 लाइन भरनी होती है, नाम, पता, मोबाइल नंबर और कहाँ का रहने वाला है। और एक स्मॉल सा छोटा सा शुल्क रखा है, वो इसी बार रखा है 200 रुपीज़ का। पहले हमारी अभी तक 1,10,000 है, उनसे कोई फीस ली नहीं है, और जो भी आए हैं उनके लिए भोजन की उचित व्यवस्था रखी गई थी। इसमें भी रखी गई है, इसमें और अच्छा किया जाएगा, इसमें एक बुकलेट दी जाएगी, उसमें 80 रुपये की बुकलेट है जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग वर्मी कंपोस्ट का 100 आदान है, उनकी संपूर्ण डिटेल जानकारी मेरे द्वारा लिखी गई है। और उनकी ब्रेकफास्ट रहेगा, उनका भोजन रहेगा। उसमें जुड़ने के लिए आप मुझे मेरा नंबर बताएंगे अभी आपको, उसमें आप व्हाट्सएप करें, आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा, आप भरें, बस आपका ट्रेनिंग में रजिस्ट्रेशन हो गया। फिर आपको कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। जिस दिन ट्रेनिंग होगी उस दिन आप सुबह यहाँ आए और ट्रेनिंग पूरे दिन की ट्रेनिंग होती है, उसमें सुबह 10 से शाम को 4 बजे तक पूरा प्रैक्टिकल सेशन रहता है और पूरी हर चीज़ बारीकी से बताई जाती है। और जो सबसे मेन चीज़ होती है कि उनकी भोजन की व्यवस्था वो पूरी हमारी यहाँ दी जाती है। अब सर, एक चीज़ मैं और ये जानना चाहूँगा कि किसान भाई कहेंगे कि आपने वर्मी कंपोस्ट के बारे में तो सारा बता ही दिया है, केंचुए के बारे में भी हमने बताई। अब जैसे कोई किसान ये चाहता है कि मैं किसी चीज़ की खेती करता हूँ, मुझे अपने लिए वर्मी कंपोस्ट चाहिए, या फिर कोई अपना फार्म शुरू कर रहा है उसको केंचुए चाहिए, तो वो कैसे आपसे ले सकते हैं? उसके लिए भी आप थोड़ा सा। उसके लिए आप सीधा हमें फ़ोन करें, आप हमें ऑर्डर करें। जैसे ऑर्डर का मतलब होता है कि जैसे आप बोलेंगे कि हमें 30 किलो केंचुआ चाहिए, 40 किलो चाहिए, तो आज वो ऑर्डर करेगा तो 5 से 10 दिन मैं उसको टाइम देता हूँ, क्योंकि पहले से ऑर्डर पेंडिंग में चले होते हैं। तो 5 से 10 दिन बाद में मैं उनको ऑर्डर ले लेता हूँ, मतलब कि आपका केंचुआ 5 दिन बाद में हम यहाँ से डिस्पैच करेंगे और उसके अगले दिन उनको पहुँच जाएगा। मतलब आज ऑर्डर किया किसान ने, 5 दिन बाद में बस में रखूँगा और नेक्स्ट दिन उसको रिसीव हो जाएगा। तो इस प्रकार से सिंपल सी प्रोसेस होती है। ऑर्डर करने के 5 से 6 दिन बाद में उसको केंचुए मिल जाते हैं, वो बिल्कुल प्योर क्वालिटी का। तो अब सर, सबसे लास्ट में आप हमारे युवा और जो किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सभी किसान भाई, युवा और देशवासियों को मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि धरती माता करे पुकार, मत डालो रसायनों की फुहार। आज नहीं तो कल जैविक ही है हल हर समस्या का। और मैं लास्ट में एक बात और कहना चाहूँगा कि हर घर की थाली हो बिना जहर वाली। एक और, खाद पड़े तो मिट्टी खेत, वरना मिट्टी रेत। इस प्रकार से ये जो 4 टैग लाइन है, इनको आप दिमाग में रखें। आने वाला समय जो बीमारियों से भरा हुआ होगा, जैविक खेती आज हम करेंगे और लोगों से करवाएंगे और हमारे देश को जैविक बनाएंगे, तभी आने वाला समय बिल्कुल रोग मुक्त हो पाएगा और हमारे देश का युवा और जो परिजन है वो बिल्कुल स्वस्थ रह पाएंगे। तो सर, आपने काफ़ी यूनिक जानकारी वर्मी कंपोस्ट के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हमारे किसान भाइयों के साथ में जो शेयर की, और आपने हमें और हमारी टीम को, इसके साथ ही हमारे किसान भाइयों के लिए जो टाइम निकाला, उसके लिए हमारी तरफ से और जो किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे लास्ट में आपकी टीम और आपको जो इनोवेटिव फार्मर के रूप में आज काम कर रही है और देश प्रदेश में जाकर ऐसे ऐसे कृषि छात्र, ऐसे किसान भाइयों को आप देश के
अन्य लोगों के सामने सम्मुख रख रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा काम है। आज इस मेरी स्टोरी को मैंने पहली बार किसी के यूट्यूब चैनल या किसी के सोशल साइट पे शेयर की है, और वो आप है, क्योंकि आपका काम यूनिक है और आप जो देश के युवाओं और किसान भाइयों के लिए काम कर रहे हो वो बहुत काबिल तारीफ है। तो हमारी तरफ से आप लोगों को बहुत बेस्ट ऑफ लक। और ये मेरा छोटा भाई है जो इस यूनिट को पूरा मैनेज करता है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर ये है, और मैं तो सिर्फ एक टेक्निकल आदमी हूँ जो लोगों को ट्रेन करता हूँ। जो पूरा काम कर रहा है ये मेरा छोटा भाई है सुरेश। तो आप भी कोई 2 शब्द बोलना चाहे तो आप बोलिए। सभी किसान भाइयों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। देखो, आज अपन जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, आज नहीं तो कल इसका रिजल्ट अपने को मिलना है, क्योंकि आज के टाइम में जितनी भी देश में बीमारियां हो रही है ये दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं, और अगर इनसे अपने को बचना है तो एक ही काम अपन कर सकते हैं, जो है ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती। ठीक है सर, ओके, धन्यवाद। धन्यवाद।